ब्रिक्स ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले बड़े देश शामिल हैं। फिर वो चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हो या फिर भारत, इन देशों के नाम पर ही इस संगठन का नाम पड़ा ब्रिक्स, जिसका एक एक शब्द इस संगठन में शामिल देशों के शुरुआती शब्दों से लिया गया है। जैसे बी ब्राजील से लिया गया है, आर रूस से लिया गया है, आई इंडिया से लिया गया है, सी चीन से और एस साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसी से समझ सकते हैं कि ब्रिक्स समूह में भारत की क्या ताकत है। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को जब इजराइल हमास जंग जैसे अहम मुद्दे को लेकर ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक हुई, तो इस बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अहम बैठक से दूरी बना ली। वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी ने इस अहम बैठक से दूरी क्यों बना ली। क्या पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से बदला लेना चाहते थे, या फिर इजराइल का साथ देने के लिए बैठक से बनाई दूरी। इजराइल हमास के बीच जंग को लेकर हुई ब्रिक्स देशों की इस वर्चुअल बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की, जिसमें शामिल हुए तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, तुरंत संघर्ष विराम की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के पालन पर जोर देने के साथ ही ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों की अलग देश की मांग को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। दोनों पक्षों को तुरंत सभी तरह के हमले रोकने चाहिए और बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहा किया जाना चाहिए। तो वहीं साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर युद्ध अपराधों और नरसंहार के आरोप लगाते हुए कहा कि गाजा में तेल, दवाएं और पानी न पहुंचने देना जनसंहार के बराबर है। तो वहीं इजराइल पर हमले और लोगों को बंधक बनाने के लिए हमास को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जबकि ब्रिक्स की इसी बैठक में शामिल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मध्य पूर्व के इस संकट के लिए नाकाम अमेरिकी कूटनीति जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल हमास जंग का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए एकजुट होना चाहिए। रूस का पक्ष स्पष्ट है और परिस्थिति के साथ नहीं बदलता। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान करते हैं ताकि तनाव कम किया जा सके। इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकालना होगा। ब्रिक्स के सदस्य देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी इस बैठक में इजराइल हमास जंग पर अपनी बात रखते हुए कहा कि द्विराष्ट्रीय समाधान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को लागू किए बिना इजराइल फिलिस्तीन टकराव का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। गाजा पर इजरायली हमले तुरंत रोकने और मानवीय मदद पहुंचाई जानी चाहिए और 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए। इजराइल हमास जंग को लेकर ब्रिक्स में शामिल तमाम देशों ने अपनी बात रखी, लेकिन पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए, जिन्होंने मौजूदा संकट के लिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी जयशंकर के इस बयान के साथ ही भारत बड़ी ही चतुराई के साथ इजराइल के साथ भी नजर आया और फिलिस्तीन के साथ भी, और यही सफल कूटनीति भी होती है। मोदी ने जिनपिंग को सिखाया सबक। इजराइल हमास संघर्ष के मुद्दे पर होने वाली बैठक में पीएम मोदी के नहीं शामिल होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका भारत सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। लेकिन मोदी के इस कदम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सबक सिखाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इसी साल सितंबर में जब भारत में G20 समिट हुई थी, तो उसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। और अब चीन के दबदबे वाले संगठन ब्रिक्स देशों के संगठन में शामिल न होकर पीएम मोदी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी ने इजराइल को भी किया खुश। ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल न होकर पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को सबक सिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के इस कदम से इजराइल भी मन ही मन खुश हो रहा होगा, क्योंकि ब्रिक्स की बैठक में शामिल ज्यादातर देश इजराइल के खिलाफ रहे हैं और इस बैठक में भी कई नेताओं ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया। जबकि पीएम मोदी ने इस बैठक से दूरी बनाकर इजराइल को यह भरोसा दे दिया कि भारत अभी भी इजराइल का हित चाहने वाला देश है और उसके साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले जब यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया था, तो उस प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को दूर कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रिक्स में इस समय कुल 11 सदस्य देश हैं और पिछले महीने जब संयुक्त राष्ट्र में मानवीय संघर्ष विराम को लेकर प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, तब इनमें से सिर्फ भारत और इथियोपिया ने ही इसका समर्थन नहीं किया था। शायद यही वजह है भारत और इजराइल की अटूट दोस्ती आज भी बरकरार है। यानी कूटनीति की पिच पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से भारत ने एक तरफ जहां चीन को सबक सिखाया,
दिखाया तो वहीं इजराइल से दोस्ती का सबूत भी दे दिया। भारत के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। It is also imperative that all hostages are released. We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. Excellencies, we are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. Subsequent developments have deepened our concern even more as we witness large-scale civilian casualties and a humanitarian crisis. We strongly condemn any death of civilians. Excellencies, along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi has spoken to several leaders in the region and across the world in this context. He has highlighted the need to create conditions for peace and restart direct and meaningful peace negotiations. We believe that the concerns of the Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. This can only happen with a two-state solution that is based on peaceful coexistence. We have been consistently supportive of international efforts towards this end. Excellencies, over the years, India has supported the socio-economic welfare of the Palestinian people and strengthening of their national institutions. Our development partnership is geared towards these objectives. We continue to provide assistance both bilaterally and through the UN. Our economic assistance to Palestine, development projects there, and financial support to the Palestinian Authority reflect that position. India remains supportive of the UN Relief and Welfare Agency, UNRWA's role, and have been contributing $5 million annually. In response to the crisis in Gaza,